हेलो एवरीवन। नाइन्थ क्लास के सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जहाँ पर मैंने आपको वर्क दिया था, जहाँ आपको क्रॉप्स के बारे में मुझे बताना था कि क्रॉप्स कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं आया है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया होगा। आज हम बात करते हैं जो टेबल्स दी थी स्वेट्स की, उसके आगे हम चलते हैं। इसमें लिखा है कि यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस फ्रॉम द सम लैंड इज बाय मल्टीपल्स क्रॉपिंग्स, द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर द हायर याइट्स। बेटा देखो, कुछ कृषक जो होते हैं उस भूमि पर जो कुछ भूमि पर इस प्रकार की फसलें बोते हैं जो एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रकार की एक ही बार में फसलें का उत्पादन किया जा सकता है, जिसे हम मल्टीपल्स क्रॉपिंग्स कहते हैं। उधर वे टू यूज मॉडर्न फार्मिंग, और कुछ किसान जो होते हैं वर्तमान में जिस प्रकार की कृषि प्रणाली हो रही है जिसे मॉडर्न प्रणाली कहते हैं, उस प्रकार की प्रणाली का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हाई क्वालिटीज़ जो फीड्स होते हैं जिसे हाइब्रिड का नाम दिया जाता है, उन्हें यूज कर रहे हैं। What is the measured as the crop productions on the given piece of land during a single season till the mid 1960? The seed used in the cultivations were traditional ones with the relatively now yield. Traditional seeds needed less irrigations. Farmer used cow dung and other natural manures is the fertilizers। देखो, उस जो 1960 से लगाकर अभी तक की बात करें तो बेटा इरिगेशंस के माध्यम से फसलों को उगाया जाता है। साथ ही साथ जो सोइल्स होती, जो लैंड होती है, उसमें काउ डंग की बात करें तो जो गोबर होता है, गोबर खाद जो होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो गोबर खाद होता है ना, वो जो लैंड होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। वो जो हमारी उत्पादन क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ऑल दोज वेयर द रियली अवेलेबल विथ द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। द ग्रीन रेवोल्यूशंस इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivations of wheat and rice using high yielding varieties, hybrid of seeds। बेटा, भारत में जब ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति जब आई थी, जब 1960 में हरित क्रांति को भारत में लाया गया था, तब लोगों को हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं और चावल की जो उन्नत किस्म की जो बीज थे, उन बीजों को कृषकों के समकक्ष रखा गया, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, और उसी उत्पादन क्षमता के बढ़ने से आज जो फार्मर है वो बड़ी आसानी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। 1960 में, याद रखना, 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशंस, जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत में उच्च क्वालिटी के जो फीड्स है उन फीड्स के लिए हरित क्रांति को, फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति को भारतवर्ष में लाया गया था। As a result, the some piece of land would now the produce for largest quantities of the food grain than was the possible earlier. Hybrid seeds, however, needed plenty of the water and also the chemical fertilizers and pesticides to produce best result। बेटा, जब केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड्स थे, उन पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से जो उत्पादन था, उस उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ। चाहे राइस हो, व्हीट हो या फूड्स हो, सभी में जो उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन क्षमता में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। हायर yields were the possible only for combinations of
HYV सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ETC। देखो, अधिक उत्पादन संभव क्यों हुआ? तो जो उच्च क्वालिटी के बीज, वो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड इरिगेशन सिस्टम, ये आने से उत्पादन क्षमता में भी विकास हुआ है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। भारत में पहली बार बेटा जो नई तकनीक कृषि की आई थी, उसका इस्तेमाल हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किया गया। भारत में अगर नई कृषि पद्धति की बात करूं कि भारत में पहली बार नई कृषि पद्धति कहाँ अपनाई गई, तो भारत में पहली बार नई कृषि पद्धति हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपनाई गई। द फार्मर्स इन those regions set up wells for irrigation and made use of hybrid seeds। बेटा इन्होंने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ किया और हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल भी किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, इनके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड, जो रासायनिक खाद्य पदार्थ है, रासायनिक दवाइयाँ, केमिकल है वो, और जो खाद है उनका भी इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल किया। सम ऑफ देम bought from the machinery like tractor and the thresher, which made plowings and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat। बेटा यहाँ पर मशीनरी की बात करूँ तो इनका इस्तेमाल भी सबसे पहले हुआ और आज वर्तमान में लगभग अधिकांश भागों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पालमपुर, the yield of the wheat grow from the traditional varieties was 1300 km per hectare. With hybrid seeds, the yield went up to 3200 km per hectare. There was a large increase in the production of wheat। बेटा जो उत्पादन था वो पहले 1300 किमी पर हेक्टेयर होता था, वही बढ़कर अब 3200 किमी पर हेक्टेयर हो गया है। जो कि अगर हम तुलना करें तो काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ। फार्मर नाउ हैड द ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरफेस वीट टू सेल इन द मार्केट, और मार्केट उस वेट को, गेहूं को मार्केट में बेचने से भी अधिक लाभ प्राप्त होने लगा, प्रॉफिट मिलने लगा। देखो अब डिस्कस करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल क्रॉपिंग्स एंड द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। बेटा देखो मल्टीपल कृषि क्या होती है और मॉडर्न टेक्निक क्या है, इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों की आपको तुलना करना है। The following table show the productions of wheat and the pulses in India after the Green Revolutions in unit of the millions ton. This one or graphs was the Green Revolutions equally successful for both of the crops. Discuss. And what is the working capital required by the farmer using modern farming method। आपको डिस्कस करना है क्लास के अंदर कि किस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ में क्या क्या नया होता है, कैसे नया होता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर पे। किस प्रकार से जो नई तकनीक है वो ज़्यादा लाभदायक है पुरानी मेथड से। कैश वे की बात करूँ, किस प्रकार से अधिक हमें लाभ प्राप्त होता है। सजेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग यूर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ यूर रीजन्स, फाइंड आउट। आपको इन सब के लिए आपके आसपास के जो किसान हैं उन किसानों से बात करनी होगी कि पहले और वर्तमान में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से
परिवर्तन हुआ है फार्मिंग में। आप अपने घर भी, अपने पिताजी अगर फार्मर है तो हम उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि मल्टीपल जो क्रॉपिंग थी, मल्टीपल क्रॉप्स जो चल रहा था, मल्टीपल क्रॉपिंग्स मेथड जो चल रही थी वो, और टुडेस मेथड इन क्रॉपिंग्स, आज वर्तमान की जो क्रॉप की विधि है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप आपके घर में आपके फादर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बट काइंड ऑफ द फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल और द मिक्स डू द फार्मर यूज राइट नॉट, किस प्रकार से जो फार्मर होता है वो मिक्स प्रकार की फार्मिंग्स करता है, ट्रेडिशनल करता है, मॉडर्न करता है, उन पर सब पर छोटे छोटे नोट लेना है। देखो जब हम हमारे घर डिस्कस करेंगे, पिताजी से डिस्कस करेंगे या किसी गांव के रहने वाले फार्मर से जब डिस्कस करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है, मॉडर्न टाइप्स की फार्मिंग्स क्या होती है, और मल्टीपल या मिक्स टाइप की जो फार्मिंग होती है वो कैसी होती है, उन पर हमको छोटे छोटे नोट लिखना है, शॉर्ट नोट उन पर हमें लिखना है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस, इरिगेशंस के क्या क्या सोर्स है, संसाधन कौन कौन से रिसोर्सेस है, संसाधन है, सिंचाई के साधन क्या क्या है, कितने प्रकार के सिंचाई के साधन होते हैं, इन सब बातों को भी आपको समझना है, पता करना है कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशंस आ गया है, ठीक है, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड है, रिवर है, ये सब सिंचाई के साधन हैं। सिंचाई कितने प्रकार से हो सकती है, कैसे कैसे सिंचाई होती है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, वेरी लिटिल, नियरली हाफ एंड मेजोरिटी ऑल। हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, कितनी, भैया हमको पता करनी है कि कितनी भूमि है जो कल्टिवेटेड है और वहाँ पर इरिगेटेड का कार्य हो रहा है, ये सब आपको समझना होगा। तो देखो लैंड पर जाओगे तो पता चलेगा कि लैंड क्या है, किस प्रकार की लैंड होती है, अपर लोअर, अपर लेयर में कौन सी सॉइल्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। हमारे घर अगर लैंड है तो उस लैंड से भी पता कर सकते हैं कि ये जो लैंड है सॉरी, ये जो लैंड है ये कैसी लैंड है, इसमें कौन से टाइप की सॉइल्स है, सॉइल्स है तो कौन से क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंस है, कौन से क्रॉप इसमें यूज़ नहीं हो सकती, नॉट यूजेबल है, ये सब आपको उस प्लेस पर जाकर पता चल जाएगा। फ्रॉम वेयर टू डू फार्मर obtains the input they require, बेटा फार्मर से हमको इनपुट और आउटपुट निकालने हैं कि आपको किस प्रकार से इन एग्रीकल्चर लैंड से लाभ मिला, हानि मिली, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, लॉसिंग हुई तो कैसी हुई, किस कारण से हुई, ये सब बातों को हमें क्या करना होगा, पता करना होगा। विद, आगे चलते हैं, विद द लैंड ब्रिंग्स अ नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड भूमि कौन सा रिसोर्सेस है, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेस है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स indicate that the modern farming method have overused the natural resources base, बेटा साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, वो नेचुरल रिसोर्स के बेस पर ही आधारित है। इन माई एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज associated with the loss of the soil fertility due to the increase due to the chemical fertilizers. Also continuous use of the groundwater for tubewells irrigations had led to the
depletions of the water table. Environmental resources like soils, fertilizers, and the groundwater are built up over years. When destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. हमें आने वाले हमें आने वाले समय के लिए भी जो चीज़ें होगी उन चीज़ों को बचाकर रखना होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस को बचाकर रखना होगा। जो हमारी मेथड है उन मेथड में को देखेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़रूर हो रहा है, लेकिन कुछ हमें लॉसिंग भी हो रही है। उस लॉसिंग से बचने के लिए मुझे कुछ नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइडेड मिनरल्स विच द dissolve in the water and are the immediately available to plants, but those may not be retained in the soil for long. They may देखो बेटा, हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो केमिकल्स हम मान रहे हैं कि हमें लाभ दे रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते। जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो नेचुरल सोइल्स है, उसमें जो तत्व है वो हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन हम केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके उस सोइल्स को क्या कर रहे हैं, प्रभावहीन कर रहे हैं। जो उसकी क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को हम धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। दे में इनएस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड द polluted ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लाइक। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनाइज इन द सॉइल्स। बेटा, जो केमिकल है वो जो बैक्टीरियाज है वो और जो माइक्रो प्रकार के सूक्ष्म प्रकार के जो जीव है उनको क्या कर रहे हैं, नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। दिस मीन्स समटाइम्स आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। कुछ समय के बाद अगर हम इसका इस्तेमाल करते रहें, फर्टिलाइजर्स का हम क्या करते रहें, यूज़ करते रहें, तो कुछ समय के बाद जो सॉइल्स होगी उसकी जो क्षमता होगी, उसका जो पावर होगा वो कैसा हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एंड। डाउन द अर्थ कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल्स। मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, तो समाप्त हो जाएगी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में सबसे अधिक केमिकल का कहीं इस्तेमाल होता है तो वो पंजाब में होता है। द continuous use to chemical fertilizers has led to the degradation of soil health। बेटा, जब लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सॉइल्स की जो क्षमता होती है वो कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ forced to use more and more chemical fertilizers and other input of achieve the some productions level. This means cost of the cultivation is rising very fast। बेटा, पंजाब के जो किसान है वो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसका यूज़ अधिक करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक यूज़ करते हैं। और जब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक यूज़ करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं उस सॉइल्स पर पड़ता है। उससे हानि किसको होती है, जो सॉइल्स होती है उस सॉइल्स को इफेक्टेड करती है। और सॉइल जब इफेक्टेड होगी तो जो प्रोडक्शंस यूनिट उसकी होगी, उसकी जो प्रोडक्शंस पावर होगा वो कम हो जाएगा और उत्पादन क्षमता कम होगी। और जब उत्पादन क्षमता कम होती है तो उसे बढ़ाने के लिए है अधिक मात्रा में किसका इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। प्रॉफिट के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से इसका अधिक यूज़ किया जाता है। चूँकि हमने सॉइल्स को देखा कि नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर नेचुरल रिसोर्सेस है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे ही होंगे, जिसमें कोल्स होगा, पोटास, फास्फोरियस,
कॉपर, आयरन, ये सब उसमें पहले से ही क्या है, उसमें है, उसमें मिले हुए हैं। और इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। आप ऐसी लैंड देखो जहाँ पर पहली बार कृषि होगी तो वहाँ की फसल बड़ी अच्छी होगी, लेकिन उस पर हम केमिकल यूज़ करके उसकी जो शक्ति होगी, उसकी जो पावर होगी, उसको हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आप घर में डिस्कस करिएगा पेरेंट्स से, जो फार्मर है वो आपको बड़ी आसानी से बता देंगे कि किस प्रकार से मल्टीपल फार्मिंग होती है, किस प्रकार से न्यू मेथड फार्मिंग होती है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।